बेटा कल क्या हो गया था? कल इफेक्टिंग फैक्टर्स चल रहे थे शायद। हाइड्रेशन एनर्जी होगी सर। हाइड्रेशन एनर्जी। देखो कल आपको लास्ट में लैटिस एनर्जी की डेफिनेशन बताई थी, और लैटिस एनर्जी की डेफिनेशन एक आपको बताई थी, बाद में आप लोगों ने क्वेश्चन पूछा था, उसके लिए देखें एक बार आप। देखो आपको डेफिनेशन ये बताई थी लैटिस एनर्जी की कि यदि हम किसी भी सॉलिड कंपाउंड को उसके गैसियस आयंस में तोड़ दें तो जो भी रिक्वायर्ड एनर्जी होगी उसी को हम क्या कहेंगे? लैटिस एनर्जी कहेंगे। ये आपको कल डेफिनेशन लिखाई थी। बाद में कुछ बच्चों ने पूछा सर आपने 11th में एक और लिखाई थी, बात सही है, हम इसको उल्टा कर दें कि गैसियस आयंस से 1 मोल क्रिस्टलाइन सॉलिड फॉर्म करने पर जितनी एनर्जी रिलीज होगी वो एनर्जी क्या कहलाएगी? लैटिस एनर्जी। दोनों ही डेफिनेशन सही है, हम कोई सी भी डेफिनेशन यूज कर सकते हैं। ठीक है बेटा कृतिक? यस सर। चलें आगे देखें अब। हाँ जी, हाइड्रेशन एनर्जी लिखें। द एनर्जी रिलीज्ड बाई hydration of ions present in 1 mole solid is called hydration energy. देखें मतलब समझे आप। पहले जो कल हमने डेफिनेशन लिखी थी उसके रिगार्डिंग अपन बात कर रहे हैं दोबारा से। हमने 2 डेफिनेशंस लिखी हैं, एक तो लैटिस एनर्जी की और दूसरी लिखी है हाइड्रेशन एनर्जी। देखो लैटिस एनर्जी की जो हमने डेफिनेशन लिखी है उसमें हमने लिखी है रिक्वायर्ड एनर्जी, और हाइड्रेशन एनर्जी में हमने लिखी है रिलीज एनर्जी। दोनों के वर्ड्स में डिफरेंस है और तभी ये दोनों के बेसिस पर हम इसमें आंसर देंगे। सिंगल एक के बेसिस पर इसमें आंसर नहीं होगा। ठीक है भाई? देखिए आपसे कहा ए बी को हम तोड़ें ए प्लस बी माइनस में, तो इसके लिए हमें एनर्जी क्या है? रिक्वायर्ड है। और जब हम ए प्लस को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ए प्लस क्या आएगा? एक्वस। इसमें एनर्जी क्या होगी? रिलीज होगी। देखो किसी भी कंडीशन में यदि रिक्वायर्ड एनर्जी ज्यादा है तो वो प्रोसेस पॉसिबल नहीं होगा, और यदि रिलीज एनर्जी ज्यादा है तो वो प्रोसेस आपका इजीली हो जाएगा। तो यहां भी यही कंसेप्ट है कि कंपाउंड सॉल्युबल होंगे या नहीं होंगे, उसके लिए क्या जरूरी है कि रिलीज एनर्जी ज्यादा हो रिक्वायर्ड एनर्जी से। दैट मींस यदि किसी भी सॉलिड के लिए हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा है लैटिस एनर्जी से, तो उसको हम क्या कहेंगे? क्या कहते हैं उसको हम? कि वो कंपाउंड वाटर में सॉल्युबल हो जाएगा। कौन सी एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए? हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा है
लैटिस एनर्जी से तो सॉल्युबल होगा, और यदि लैटिस एनर्जी ज्यादा है तो वो इनसॉल्युबल होगा। ये दो कंडीशंस होती हैं। वैसे आपने दोनों कंडीशंस 11th में भी पढ़ी थी, वही कंडीशंस आपकी हैं ये। क्लियर भाई? ठीक, तो लिखें आप इसमें, लेकिन पैराग्राफ चेंज करके लिखना। यदि सॉरी इफ hydration energy is more than lattice energy, if hydration energy is more than lattice energy, then compound is soluble in water. Compound is soluble in water. ठीक है भाई, इसका अपोजिट लिख दें। If hydration energy is less than lattice energy, then compound is insoluble in water. हम यहाँ केवल वाटर के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ हाइड्रेशन एनर्जी का यूज कर रहे हैं। यदि हाइड्रेशन की जगह हम सॉल्युबिलिटी मतलब सॉल्युबल एनर्जी की बात करते तो यहाँ पर फिर आप कोई सा भी सॉल्वेंट ले सकते हैं। आप बेटा लिख गया, इसको लिखेंगे दोनों को, HE is greater than LE then soluble and HE is lesser than LE then insoluble. लिख लिया बेटा? यस सर। चलें नेक्स्ट टॉपिक डालें इसमें, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, देखो टेम्परेचर के बेसिस पर यदि हम देखें, टेम्परेचर के बेसिस पर देखें तो अपनी दो तरीके की कंडीशंस होती हैं। नंबर एक, सॉलिड इज डिसॉल्व्ड इन
liquid and heat energy is absorbed, then process is called endothermic. In this condition, the solubility is solubility increases with increasing in temperature. देखो आपसे कहा कि एक हमने सॉलिड ले लिया और आपने उसको लिक्विड में डिसॉल्व किया और प्रोसेस कैसा आ गया, एंडोथर्मिक। ली चैटेलियर क्या कहता है कि यदि हम एंडोथर्मिक का टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो प्रोसेस फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाता है, और जब प्रोसेस फॉरवर्ड डायरेक्शन में ज्यादा जाएगा तो सॉलिड लिक्विड में डिसॉल्व होगा। ली चैटेलियर के अकॉर्डिंग यदि आप एंडोथर्मिक का टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो प्रोसेस किधर जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, और फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने की वजह से वो क्या हो जाएगा, जल्दी से डिसॉल्व होगा और सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज। फॉर एग्जांपल यदि हम NaCl को छोड़ें C6H12O6 यानी कि ग्लूकोज या सुक्रोज दोनों को देखें तो गर्म पानी में जल्दी डिसॉल्व होते हैं ठंडे पानी के कंपेयर में। गर्म पानी में क्या होगा, जल्दी से डिसॉल्व हो जाएंगे, किसके कंपेयर में, ठंडे पानी के कंपेयर में। इसलिए एंडोथर्मिक प्रोसेस की सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर इंक्रीज करने पर हमेशा इंक्रीज होगी। बात क्लियर हुई या नहीं हुई भाई?
हाँ बेटा, लिख गया होगा सभी का शायद। यस सर। चले नेक्स्ट सेकंड कंडीशन लिखें, इसका अपोजिट लिखें। इफ सॉलिड इज डिसॉल्व्ड इन लिक्विड, इफ सॉलिड इज डिसॉल्व्ड इन लिक्विड, and heat energy is released, and heat energy is released, then process is called exothermic. Then process is called exothermic. In this condition, according to Le Chatelier principle, the solubility of solid is decreased by increasing in temperature. Example, टेम्परेचर तो डिक्रीज होगा ना? by increasing in temperature, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज. द सॉल्युबिलिटी इज, क्या लिखा है? डिक्रीज लिखा है, क्या लिखा है? इंक्रीज लिखवा. द solubility is decreased by increasing in temperature. Example, lithium carbonate. Second, cerium sulfate. Next, sodium carbonate, etc. देखें, बात क्लियर भैया? यानी कि यदि एंडोथर्मिक है तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पर सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी, और यदि एक्सोथर्मिक है तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी. एक नोट, some salts have different behavior from this concept. कुछ सॉल्ट्स में इससे डिफरेंट बिहेवियर होता है. जैसे एग्जांपल, ग्लोवर्स सॉल्ट. क्या होगा? Na2SO4.10H2. ये किसका फॉर्मूला है? ग्लोवर्स सॉल्ट का. यदि हम इसमें देखें कि टेम्परेचर अप टू 32.5
32.4 डिग्री सेंटीग्रेड सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी। यानी कि यदि हम टेम्परेचर को 32.4 डिग्री तक इंक्रीज करें तो पहले सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी, उसके बाद टेम्परेचर मोर देन 32.4 डिग्री सॉल्युबिलिटी क्या होने लगेगी, डिक्रीज होने लगेगी। पहले सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी और उसके बाद सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। हाँ जी, बोले डाउट। क्लियर भाई? देखिए इसमें लिखना दिस इज ड्यू टू, भाई ऐसा हो क्यों रहा है, रीजन क्या है कि जब हम पहले टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो वाटर मॉलिक्यूल्स रिलीज होंगे, और जब वाटर मॉलिक्यूल्स रिलीज होंगे तो इसमें अमाउंट ऑफ वाटर इंक्रीज होगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि वो इजीली डिसॉल्व होता जाएगा। लेकिन जब वाटर मॉलिक्यूल्स कंप्लीटली रिमूव हो जाएंगे उसके बाद ये प्रोसेस एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो जाता है, और उस कंडीशन में इसकी सॉल्युबिलिटी क्या होती है, टेम्परेचर इंक्रीज करने पर डिक्रीज हो जाती है। तो लिखा दिस इज ड्यू टू सेपरेशन ऑफ, this is due to separation of crystalline water from salt to make it anhydrous. Make it anhydrous. क्लियर भाई? क्लियर? बोलो भाई, किसी को कोई डाउट? नो सर। सीबीएसई बोर्ड के बच्चों के कोर्स में ये पॉइंट नहीं है ग्लोबर्स सॉल्ट वाला, आरबीएसई बोर्ड वालों के लिए है, सीबीएसई बोर्ड वालों के लिए नहीं है। क्लियर भाई? नेक्स्ट इसी में लिखना एक पॉइंट डाल के छोटा सा, ट्रांजिशन टेम्परेचर। ट्रांजिशन टेम्परेचर लेकिन the temperature at which अरे क्षमा पीछे से बटन दबाओ, हाँ, the temperature at which नाला को दोबारा लगा,
solubility changes is called solubility changes is called transition temperature. Is called transition temperature. ट्रांजिशन टेम्परेचर क्लियर भाई। ट्रांजिशन टेम्परेचर क्या होगा, जहां पर सॉल्युबिलिटी चेंज होगी उसी को हम क्या बोलेंगे, ट्रांजिशन टेम्परेचर बोलेंगे। कार्तिक कार्तिक सौम्य बेटा, ग्लोबल सॉल्ट का ट्रांजिशन टेम्परेचर क्या होगा? ग्लोबल सॉल्ट का ट्रांजिशन टेम्परेचर क्या होगा? संजना 32.4 डिग्री सेल्सियस होगा। कितना? 100। क्यों बेटा? हाँ बेटा क्यों? देखो अभी हमने लिखा है कि जब हम ग्लोबल सॉल्ट ले रहे थे तो इसकी सॉल्युबिलिटी किस पर बदल रही थी, कौन से टेम्परेचर पर बदल रही थी? 32.4 पर। भाई 32.4 से पहले इसकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो रही है और 32.4 के बाद इसकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो रही है। तो चेंज किस टेम्परेचर पर हो रही है? 32.4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो इसका ट्रांजिशन टेम्परेचर भी क्या होगा? 32.4 डिग्री होगा। क्लियर? हाँ भाई क्लियर बेटा सभी को? तो एग्जाम्पल में लिखें, द ट्रांजिशन टेम्परेचर ऑफ ग्लोबल सॉल्ट इज the transition temperature of global salt is 32.4 degree centigrade. अगला पॉइंट, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। इफेक्ट ऑफ प्रेशर, लिखें इसमें, द solubility of solid, the solubility of solid is not affected by pressure, is not affected by pressure because
solids have maximum IMF because solids have maximum IMF. मैक्सिमम क्या सर? IMF, intermolecular force between particles. Therefore, particles cannot come closer. Particles cannot come closer to each other by applying pressure. देखो ना, आपसे क्या कह रहे हैं, जब हम सॉलिड्स की बात कर रहे हैं तो सॉलिड्स पर IMF क्या है, मैक्सिमम है। अब वो मैक्सिमम है तो यदि हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, टेम्परेचर इंक्रीज करने पर पार्टिकल्स पास नहीं आएंगे, और प्रेशर इंक्रीज करने पर पार्टिकल्स पास नहीं आएंगे। एज अ रिजल्ट सॉलिबिलिटी क्या होगी, चेंज नहीं होगी। क्लियर भाई? जब तक पार्टिकल्स पास या दूर नहीं होंगे तब तक सॉलिबिलिटी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इसलिए प्रेशर का सॉलिड की सॉलिबिलिटी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है भाई, नेक्स्ट टॉपिक डालेंगे, सॉलिबिलिटी ऑफ गैसेज इन लिक्विड। सॉलिबिलिटी ऑफ गैसेज इन लिक्विड। क्लियर भाई? और इस टॉपिक को करेंगे अब कल। ठीक है बेटा, बाकी का टॉपिक कल। सर। हाँ बेटा। सर आपने सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन नहीं कराया। डेफिनेशन लिखानी है क्या? चलो लिखा देंगे। देखो सैचुरेटेड क्या है, जिसमें सॉलिड की मैक्सिमम क्वांटिटी डिसॉल्व है, वो क्या कहलाएगा, सैचुरेटेड। मैक्सिमम क्वांटिटी से यदि कम डिसॉल्व है तो वो क्या कहलाएगा, अनसैचुरेटेड। और उससे ज्यादा डिसॉल्व है तो वो क्या कहलाता है, सुपर सैचुरेटेड। ठीक है बेटा? ठीक है सर। कोई डाउट किसी को? अब सर ये हेनरीज लॉ क्या होता है? बेटा कल आएगा हेनरी लॉ। हेनरी लॉ का पॉइंट कल आएगा, क्योंकि सॉलिबिलिटी ऑफ गैसेस के लिए हेनरी लॉ हम यूज करेंगे। ठीक है बेटा? ओके सर। चले बाकी का कल करते हैं। और किसी को कुछ पूछना है बेटा? चलें, ठीक है बेटा, बाय।